हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये बीटेक सेकंड सेमेस्टर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का, जो कि एकेटी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और इसका सब्जेक्ट कोड है BAS 203। इसके हम 3 पार्ट्स हम सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हम सेक्शन A डिस्कस कर चुके हैं जिसमें 7 क्वेश्चन थे। सेक्शन B जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 है सेक्शन B, जिसमें हम पांचों पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, और सेक्शन C के एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। अब सेक्शन C के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले 4th क्वेश्चन को हम इसका डिस्कस करते हैं, क्योंकि 3rd तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, स्टेट कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, hence find inverse Laplace transform of 1 upon s square into s plus 1 to the whole square। चलिए पहले कन्वोल्यूशन थ्योरम जान लेते हैं। कन्वोल्यूशन थ्योरम ये कहती है कि अगर हमें दो फंक्शन की प्रोडक्ट का इन्वर्स लाप्लास फाइंड आउट करना हो, मान लीजिए इन्वर्स लाप्लास ऑफ एफ पी एफ एस इंटू जी एस का फाइंड आउट करना है। दो फंक्शन है एस के, एक एफ एस और जी एस, इसका प्रोडक्ट का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम कहती है कि सबसे पहले हमें दोनों का इन्वर्स लाप्लास अलग अलग पता होना चाहिए, यानी कि इन्वर्स लाप्लास ऑफ एफ एस ऑब्टेन कर लेंगे और इन्वर्स लाप्लास ऑफ जी एस ऑब्टेन कर लेंगे। अगर इन्वर्स लाप्लास ऑफ एफ एस सॉल्व करके एक फंक्शन एफ टी आ जाता है, कैपिटल एफ टी, और इस जी एस का इन्वर्स लाप्लास कैपिटल जी टी आ जाता है, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम कहती है कि दोनों के प्रोडक्ट का इन्वर्स लाप्लास अगर निकालना है तो देन इट विल बी इंटीग्रल, दोनों में से एक फंक्शन में टी को एक्स से रिप्लेस, जो ये एफ टी आया इसमें टी को टी माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, और जी टी में टी को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से t लिमिट में। तो ये कन्वोल्यूशन थ्योरम कहती है जब दो फंक्शन की प्रोडक्ट का इन्वर्स लाप्लास निकालना हो तो पहले दोनों का अलग अलग इन्वर्स लाप्लास सॉल्व कर लेंगे। जो आंसर आएगा उनमें से किसी भी एक फंक्शन में t को x से रिप्लेस करेंगे या दूसरे में t माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, और प्रोडक्ट करने के बाद 0 से t लिमिट में इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इन्वर्स लाप्लास जो प्रोडक्ट का हमसे पूछा गया है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ये कन्वोल्यूशन थ्योरम कहती है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट पूछा था कन्वोल्यूशन थ्योरम का, तो स्टेटमेंट में हमें यही लिखना है, इफ़ इन्वर्स लाप्लास ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ कैपिटल एफ टी, इन्वर्स लाप्लास ऑफ जी एस इज इक्वल टू कैपिटल जी टी, देन इन्वर्स लाप्लास ऑफ एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स। किसी भी एक फंक्शन में, इसमें भी हम टी की जगह पर एक्स और इसमें टी माइनस एक्स रख सकते हैं, या उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एफ टी और जी टी का कन्वोल्यूशन कहलाता है, ये इंटीग्रल। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में इस एक तो स्टेटमेंट पूछा था और हैंस इसका इन्वर्स लाप्लास फाइंड आउट करना था, 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमसे इन्वर्स लाप्लास पूछा है, इसको कन्वोल्यूशन थ्योरम से करना है, तो इस प्रोडक्ट को दो पार्ट में अलग अलग कंसिडर करना होगा, एक को एफ एस और एक को जी एस। तो हमने 1 अपॉन एस स्क्वायर को जी एस कंसिडर कर लिया, 1 अपॉन एस प्लस 1 के होल स्क्वायर को एफ एस कंसिडर कर लिया। कन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग दोनों का अलग अलग इन्वर्स लाप्लास सॉल्व करना होगा, तो इन्वर्स लाप्लास एफ एस सॉल्व करेंगे, यानी कि इन्वर्स लाप्लास 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे। और हम जानते हैं कि ये इन्वर्स लाप्लास का जो फार्मूला पावर फॉर्म में, यहाँ अपॉन में पावर आ रही है, तो पावर फार्मूला इन्वर्स लाप्लास का सिर्फ 1 अपॉन एस की पावर एन के लिए बना है। अगर एन पी वाले में देखेंगे तो ये एस की जगह पर पी होता है, तो 1 अपॉन पी की पावर एन का फार्मूला बना है बस, टी की पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। पर ये फार्मूला तब लगता है जब पावर किसकी हो, पी की या एस की, या एस की पावर ना होकर किसकी पावर है, एस प्लस 1 की। इट मीन्स हमें यहाँ पर एस प्लस 1 को एस बनाना होगा, और उसके लिए फिर इन्वर्स लाप्लास की फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगती है। वो क्या कहती है, अगर आपको एस प्लस 1 को एस बनाना है, फार्मूला बनाने के लिए आपको एस प्लस 1 को एस बनाना है, तो बाहर एस प्लस 1 को एस बनाना है, तो बाहर इन्वर्स लाप्लास से एस प्लस 1 बनाना है, तो ई की पावर माइनस 1 टी आ जाएगा। प्लस 1 है तो बाहर ई की पावर माइनस 1 टी, और माइनस 1 होता है एस माइनस 1 को बनाना होता तो ई की पावर प्लस 1 टी आ जाता। ठीक है, प्लस 1 है तो माइनस 1 टी आएगा, माइनस 1 होता तो प्लस 1 टी, ई की पावर बाहर आ जाएगा। इन्वर्स लाप्लास अब इसे एस लिख सकते हैं, यानी कि 1 अपॉन एस स्क्वायर। अब इसका इन्वर्स लाप्लास का हम फार्मूला ये जानते ही है, इन्वर्स लाप्लास 1 अपॉन एस की पावर एन कितना होता है, टी की पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। एन की जगह पर यहाँ पर कितना है 2, तो ये आ जाएगा टी की पावर 2 माइनस 1 दैट मीन्स टी अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इट मीन्स 1। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये हमने कंसिडर कर लिया कैपिटल एफ टी। इन्वर्स लाप्लास अब जी एस सॉल्व कर लेंगे। जी एस कितना था, 1 अपॉन एस स्क्वायर। इसका इन्वर्स लाप्लास सेम इसी फार्मूले से 1 अपॉन एस की पावर एन से निकालेंगे तो वो टी आ जाएगा, क्योंकि एन की जगह पर यहाँ 2 है, तो टी की पावर 2 माइनस 1 यानी कि टी आ जाएगा, और नीचे 1 फैक्टोरियल यानी कि टी ही बन जाएगा। इसे हमने कैपिटल जी टी कंसिडर कर लिया। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग
दोनों की प्रोडक्ट का इन्वर्स लाप्लास ऑफ एफ एस इंटू जी एस किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल 0 to t एफ एक्स इंटू जी टी माइनस एक्स। एफ एक्स क्या था भाई, जो एफ टी हमने निकाला था इन्वर्स लाप्लास सॉल्व करके वो आया था कितना टी, और जी टी जो निकाला था वो कितना सॉल्व करके आया था हमारा टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी आया था, और जी टी हमारा सॉल्व करके आया था टी। तो इसमें हमें बस एक में टी को टी माइनस एक्स से रिप्लेस करना और एक में टी को एक्स से, कन्वर्जेंस थ्योरम यही कहती है। तो इसमें हमने टी माइनस एक्स, टी को एक्स से रिप्लेस कर दिया तो ये बना एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और इसमें हमने टी को एक्स टी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, ये टी माइनस एक्स आ गया। अब इसमें इंटीग्रल कर देंगे 0 से टी लिमिट में कन्वर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हमने इसे एक्स को अंदर इंटू कर दिया टी माइनस एक्स के साथ, तो टी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। अब ये दो टर्म की प्रोडक्ट का इन्वर्स इंटीग्रल बन गया, और इंटीग्रल ऑफ दो फंक्शन की प्रोडक्ट का मैंने बताया था आपको आसान चीज़ होती है यूवी फार्मूला, बताया था यूवी फार्मूला क्या होता है, जब भी दो टर्म की इंटू हो, एक एक्स की पावर वाली टर्म हो जिसे हम यू बोल रहे हैं, और एक अदर कोई भी फंक्शन हो, प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना हो तो आप यूवी फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। इंटीग्रेशन यूवी फार्मूला क्या कहता है, पहले यू एज इट इज़ v का एक बार इंटीग्रेशन जिसे मैं v1 से डिनोट कर रहा हूँ, फिर माइनस u का वन टाइम डिफरेंशिएशन, और ये जो v1 आया उसी का फिर से इंटीग्रेशन जिसे मैं v2 से डिनोट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ v1, फिर प्लस, तो ऐसे ही प्लस माइनस चलता रहेगा और u का डेरिवेटिव बढ़ता जाएगा। यहाँ u आया, फिर इसका डिफरेंशियल डी यू अगेन फिर से हो जाएगा तो डी स्क्वायर यू, और इसका इंटीग्रेशन बढ़ता जाएगा, v2 का फिर से होगा v3, ठीक है, और अल्टरनेट प्लस माइनस चलते रहेंगे। कब तक करना है, जब तक ज़ीरो ना हो जाए। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर इसे दो टर्म की प्रोडक्ट है, ये एक्स की पावर की फॉर्म में तो इसे u मान लिया, बाकी बचा v, और इसको इंटीग्रेट कर दिया, पहले u एज इट इज़ यानी कि ये एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन v का एक बार v1 मतलब इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। देन फार्मूला क्या कहता है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे, पहली टर्म प्लस फिर ये माइनस आ जाएगा, और फिर इसका डेरिवेटिव बढ़ता जाएगा और इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, टी आएगा माइनस 2x, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस ई की पावर माइनस एक्स, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस, नेक्स्ट टर्म फिर क्या आएगी प्लस। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा -2, ठीक है, 0 -2 तो -2 आ गया, और इसका फिर से इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब इसमें आगे इंटीग्रेशन फिर से करेंगे, नेक्स्ट टर्म में प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, और इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, तो इसलिए हमें आगे नहीं करना है, आगे टर्म ही 0 हो जाएगी। अब इसमें लिमिट रख देते हैं, एक बार x की जगह पर अपर लिमिट t और एक बार 0, सिंप्लीफाई करके हमारी ये वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारा इन्वर्स लाप्लास सिंप्लीफाई हो गया, 1/s² इंटू s+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t+2 ई की पावर -t प्लस t -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट है, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या की दी है, d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 6 cos 2x, गिवन है y0 इज इक्वल टू 3 एंड y'0 इज इक्वल टू 1। तो इसको हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सिंप्लीफाई करना है, करते हैं ज़रा। फोर्थ के बी पार्ट में प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हमें जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसको दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होता है। तो हमने यहीं से स्टार्ट किया स्टेप 1 में, जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 6 cos 2x, तो इसे हम d2y/dx² को y" लिख सकते हैं, तो इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी y" प्लस y इज इक्वल टू 6 cos 2x। अब इसको हमने सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा दोनों साइड। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म y" प्लस लाप्लास ऑफ y इक्वल टू 6 इंटू लाप्लास ऑफ cos 2x आ जाएगा। अब लाप्लास ऑफ y" का फार्मूला ये होता है s² इंटू लाप्लास ऑफ y माइनस s इंटू y0 माइनस y'0, ये टोटल लाप्लास y" का फार्मूला होता है। फिर प्लस लाप्लास ऑफ y एज इट इज़ 6 इंटू cos 2x के लाप्लास का फार्मूला क्या लगाया भाई, ये हमने पढ़ा हुआ है फार्मूला, लाप्लास ऑफ cos ax किसके इक्वल होता है, p/s/s² प्लस a²। और यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो a की जगह पर कितना है, a की जगह पर वैल्यू हमें दिख रही है यहाँ पर 2, क्योंकि cos 2x का निकालना है और ये फार्मूला cos ax के लिए। तो a की जगह पर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, s/s² प्लस 2², दैट मीन्स s/s² प्लस 4। क्वेश्चन में y0 हमें दिया था, y0 की जगह पर हमने जो वैल्यू दी है 3 वो रिप्लेस कर दी, y'0 भी क्वेश्चन में गिवन था 1 वो रख दिया।
इसके बाद लाप्लास वाई वाली टर्म्स जो हैं उनमें से लाप्लास वाई कॉमन लिया और इन्हें लेफ़्ट साइड रखा, बाकी ये टर्म्स सारी इस साइड राइट साइड ट्रांसफ़र कर दी। जैसे ही हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास लेफ़्ट साइड में लाप्लास ऑफ वाई हम अगर सॉल्व करें तो ये एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में चला जाएगा सारे टर्म के, तो यहाँ से लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी। हमें सॉल्यूशन मतलब वाई की वैल्यू चाहिए, तो अब दोनों तरफ का इन्वर्स लाप्लास ले लेंगे, क्योंकि लाप्लास वाई निकल चुका है पर क्वेश्चन में तो वाई पूछा है, तो लाप्लास हटाना होगा। और वो कैसे हटेगा? इन्वर्स लाप्लास लेकर, तो ये लाप्लास उधर चला जाएगा इन्वर्स लाप्लास में। तो 6 इंटू इन्वर्स लाप्लास ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 इंटू इसका इन्वर्स लाप्लास हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और इन्वर्स लाप्लास ऑफ एस अपॉन 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ये तो डायरेक्ट इन्वर्स लाप्लास के फार्मूले हैं, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसको लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा? पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है इन्वर्स लाप्लास का। एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होता तो फार्मूला होता, या एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होता तो भी फार्मूला है, पर ये इनटू में दो टर्म डिवाइड में आ रही है, सिंगल कोई एक फैक्टर डिवाइड में होता तो फार्मूला लग सकता था, तो इसलिए हमें इसे पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई हुई है, जब भी डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं उनका डिफरेंस ऊपर है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा? ये माइनस ये करेंगे तो 3 आएगा, ऊपर 3 नहीं है तो हमने इसमें 3 से इंटू 3 से डिवाइड कर दिया और s को बाहर लिख लिया। तो s/3 इन्वर्स लाप्लास से बाहर नहीं लिखना है, तो s/3 और ये 3, इस 3 को आप डिफरेंस लिख देते हैं। 3 की जगह पर एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस एस स्क्वायर प्लस 1 हम लिख सकते हैं। अब इसे अगर जो डिवाइड में टर्म है इन्हें दोनों के अलग अलग डिवाइड में ले जाएंगे तो एक बार एस स्क्वायर प्लस 4 कटेगा तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। इसके डिवाइड में ये टोटल जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 के, तो स्क्वायर प्लस 1 कटेगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 बनेगा और एस अंदर इंटू चला जाएगा, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास हो जाएगी। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन अगर हम देखें तो हमारे पास होने के बाद ये वैल्यू बनेगी y इज इक्वल टू 2 इंटू इन्वर्स लाप्लास ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 इंटू इन्वर्स लाप्लास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। और इसके लिए हम फार्मूला ही जानते हैं डायरेक्ट, इन्वर्स लाप्लास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ये होता है cos AT। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पर 1 है तो ए की वैल्यू 1 हो गई, तो ये आ जाएगा cos t। ऐसे यहाँ पर अगर देखें तो ए स्क्वायर की जगह पर 4 है तो ए की वैल्यू 2 हो गई, तो आंसर हो जाएगा cos 2t इसका इन्वर्स लाप्लास। ऐसे इसका भी cos t, और ये 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इन्वर्स लाप्लास जो होता है वो होता है साइन AT अपॉन ए। तो ए की प्लेस पर 1 है तो साइन t अपॉन 1 आएगा, तो साइन t आ जाएगा। तो ये हमारा सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं। कहता है फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट fx इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पाई टू पाई इंटरवल में, हैंस शो दैट 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस सोन इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 12। तो x माइनस एक्स स्क्वायर की फोरियर सीरीज हमें रिप्रेजेंटेशन पता करनी है, इंटरवल दिया है माइनस पाई से पाई का। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन फोरियर सीरीज का फार्मूला याद होना चाहिए। जब भी इंटरवल की लेंथ टोटल 2 पाई हो, यानी कि इंटरवल या तो 0 से 2 पाई हो या माइनस पाई से पाई, तो हमारा यही इंटरवल है माइनस पाई से पाई। तो फोरियर सीरीज का फार्मूला ये होता है कि फोरियर सीरीज fx इज इक्वल टू a0/2 प्लस समीशन n गोज टू 1 टू इन्फिनेटिव an cos nx प्लस bn sin nx। ये इक्वेशन 1 हमने फोरियर सीरीज कंसिडर करी। इसके लिए फिर फोरियर सीरीज में a0 और an की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। a0 का यहाँ पर फार्मूला होता है 1 अपॉन पाई, जो भी लिमिट क्वेश्चन में दी है, माइनस पाई टू पाई fx dx। fx हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? x माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन की वैल्यू हमने रख दी। फिर हमने 12th क्लास में एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है जो ये कहती है कि अगर हमारे पास इंटीग्रल की लिमिट -a से a की फॉर्म में हो तो इंटीग्रल जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जस्ट देखना होता है फंक्शन इवन है या ओड। अगर ये जो फंक्शन है वो ओड फंक्शन है तो इंटीग्रल की वैल्यू जो हो जाती है 0 हो जाती है। ओड फंक्शन कैसे चेक करते हैं? बस x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, फंक्शन सेम रहे, साइन बदल जाए तो ओड फंक्शन होता है। तो ये कब चेक करना होता है? जब लिमिट -a से a की फॉर्म में हो, यानी कि वही लोअर लिमिट वही अपर लिमिट, साइन चेंज हो। तो यहाँ पर ऐसा ही है, तो हम इस इंटीग्रल में दोनों को अलग अलग इंटीग्रल में लिख सकते हैं, x का अलग माइनस एक्स स्क्वायर के साथ इंटीग्रल अलग। ये वाला फंक्शन हमारा ओड फंक्शन है क्योंकि x की जगह पर माइनस एक्स रखने पर ये फंक्शन सेम रहेगा पर साइन बदल जाएगा। ओड फंक्शन का इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल की इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कितना होता है? 0, तो इसकी जगह पर 0 आ जाएगा।
माइनस, फिर ये x की जगह पर माइनस एक्स रखने पर फंक्शन सेम रहेगा, क्योंकि ये माइनस एक्स का स्क्वायर तो वापस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, फंक्शन भी सेम रहेगा, साइन भी सेम रहेगा। तो अगर ऐसा है तो फंक्शन इवन फंक्शन होता है, ठीक है। और ऐसा सिर्फ ध्यान रहे उन्हीं क्वेश्चन में करना है जिनमें लिमिट माइनस ए से ए की फॉर्म है, यानी कि माइनस पाई से पाई की हो, तो इवन फंक्शन बन रहा है। तो इवन फंक्शन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से इंटू हो जाएगी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से, और लिमिट 0 से पाई हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी हमारी इवन ऑड फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है। माइनस ए से लिमिट है, तो अगर ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रल 0 हो जाएगा, इवन फंक्शन है तो 2 से इंटू हो जाती है, माइनस ए से ए लिमिट ना होकर फिर 2 से इंटू होकर लिमिट 0 से ए हो जाती है। तो वही हमने यहाँ लगाया, ये ऑड फंक्शन था इंटीग्रल 0, और इवन वाले में 2 से इंटू हो गई लिमिट 0 से पाई। अब इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन इंटीग्रल फार्मूले से क्या होता है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, पावर में एक प्लस हो जाएगा यानी कि एक्स क्यूब, और अपॉन में वही आ जाएगा 3। लिमिट रखी, सॉल्व किया, ए नोट आ गया हमारा -2 पाई स्क्वायर बाय 3। अब फोरियर सीरीज़ के लिए हमें ए एन भी चाहिए और बी एन भी। अब ए एन सॉल्व करते हैं। ए एन का क्या फार्मूला है, ए एन के लिए हमारा फार्मूला है होता है 1/पाई माइनस जो भी इंटीग्रल की लिमिट है माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। 1/पाई एफ एक्स हमारा कितना था, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स। इसको भी हमने इसके साथ अलग दो इंटीग्रल में अलग अलग लिख लिया। एक बार एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स हो जाएगा और एक बार एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। अभी भी हमारे पास लिमिट वही माइनस ए से ए की फॉर्म में है, तो इंटीग्रल ना करके हम इसे आसान कर सकते हैं इवन ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी से। तो ये वाले फंक्शन में अगर हम एक्स की जगह पर माइनस एक्स डालेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर माइनस आएगा, और कॉस में माइनस का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो प्रोडक्ट करके फंक्शन सेम रहेगा, साइन बदल जाएगा। फंक्शन सेम रहे साइन बदल जाए तो फंक्शन कैसा होता है, ओड। तो ओड फंक्शन है, और प्रॉपर्टी अभी बताई थी कि ओड फंक्शन के लिए इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये इंटीग्रल हमारा 0 हो जाएगा, करने की ज़रूरत ही नहीं। और इस वाले फंक्शन में अगर हम एक्स की जगह माइनस एक्स रखें तो कॉस तो माइनस रखने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ आ जाएगा। एक्स स्क्वायर में भी माइनस एक्स रखने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि फंक्शन भी सेम रहा, साइन भी सेम रहा। फंक्शन और साइन दोनों सेम रहेंगे तो फंक्शन इवन है। और इवन फंक्शन के लिए अभी बताया था कि 2 से इंटू हो जाती है और लिमिट 0 से पाई, माइनस पाई से पाई नहीं, 0 से पाई हो जाएगी। अब बस हमें इसको इंटीग्रेट कर देना है, -2/पाई बाहर आ गया। इसको यू वी फार्मूला भी बताया था कि जब भी एक्स की पावर की फॉर्म हो उसे यू मान लें और बाकी बचे को वी, और इसको यू वी फार्मूले से इंटीग्रेट करते चले जाएं। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पहले यू एज इट इज़ यानी कि एक्स स्क्वायर एज इट इज़, वी यानी कि कॉस एन एक्स का एक बार इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन एन एक्स अपॉन एन, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे, पहली टर्म प्लस फिर नेक्स्ट माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन बढ़ता चला जाएगा और इसका इंटीग्रेशन बढ़ता चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हुआ, 2x। नेक्स्ट फिर इसका इनटू में इंटीग्रेशन आ जाएगा, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, और एक एन पहले से ही था तो एन स्क्वायर, फिर प्लस माइनस नेक्स्ट टर्म प्लस, इसका फिर से डिफरेंशिएशन बढ़ जाएगा, 2x का कितना हो जाएगा 2, और इसका इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा। इसका कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन प्लस का, पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस आएगा, साइन एन एक्स अपॉन एन आएगा, और एन स्क्वायर प्लस ही तो एन क्यूब। अब इसमें लिमिट रखेंगे। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि क्वेश्चन लेंदी ना हो, उसके लिए आप एक काम किया कीजिए कि अगर ये लिमिट रखने पर एंगल में फ्रैक्शन ना बने तो साइन वाली टर्म को डायरेक्ट रख दीजिए, कि साइन वाली टर्म दोनों लिमिट पाई रखने पर भी 0 हो जाएगा और 0, क्योंकि साइन एन पाई तो 0 होता है और साइन 0 भी 0, तो ये दोनों ही लिमिट में 0 हो जाएगा। तो इतना लेंदी ना करके बस डायरेक्ट एरो लगाकर यहाँ नीचे लिख देना है 0 एट लिमिट, जो साइन की टर्म है ये भी, बाकी जो बचा ये बचा, बस अब ये लिखना है और इसमें लिमिट लगा देनी है। एक्स की जगह पर एक बार पाई रखेंगे 0, तो पाई रखेंगे तो हमारा सॉल्व करके ये बनेगा कॉस एन पाई, और 0 रखने पर 0। अब इसमें से कॉस एन पाई की वैल्यू हम जानते हैं किसके इक्वल होती है, -1 की पावर एन, तो ये हमारा ए एन सॉल्व करके आ जाता है -4/n स्क्वायर -1 की पावर एन। अब क्वेश्चन में हमें बी, तो यहाँ पर बी एन का क्या फार्मूला होता है, 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स। एफ एक्स हमारा क्या था, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, वही साइन को एक बार इसके साथ लेकर दो अलग अलग इंटीग्रल में लिख लिया। अब फिर से वही माइनस ए से ए की फॉर्म में लिमिट है, वही लिमिट लोअर है वही अपर है, साइन चेंज है, तो हम इवन ऑड की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो मेरे इंटीग्रल में अगर इवन हो जाए तो 2 से इंटू हो जाएगी और इंटीग्रल की लिमिट 0 से पाई, और ओड है तो इंटीग्रल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 0 हो जाएगी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से। तो ये वाले इंटीग्रल में अगर हम x की जगह पर -x रखेंगे तो -x रखने पर x स्क्वायर पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, और साइन में माइनस रखने पर x की जगह पर तो माइनस आएगा और साइन माइनस को बाहर कर देगा, और साइन हमारा ये फंक्शन सेम रहेगा, इट मीन्स साइन बदल जाएगा। तो फंक्शन कैसा हुआ, ओड, और अगर ओड फंक्शन है तो इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, तो ये वाला इंटीग्रल 0 हो जाए।
इस वाले में x की जगह पर माइनस एक्स रखेंगे तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, और साइन के अंदर एंगल में माइनस एक्स रखने पर वो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। फंक्शन भी सेम रहा, साइन भी सेम रहा, तो इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के लिए हमने पढ़ा कि 2 से इंटू हो जाती है और लिमिट कहाँ से शुरू होगी, 0 से पाई। अब बस हमें ये इंटीग्रल करना है, ये तो 0 ही हो चुका है। अब इसमें वही यू वी फार्मूला, ये एक्स की पावर वाली टर्म को यू लेंगे, बाकी बच्चे को वी। यू वी फार्मूला लगा देते हैं। क्या कहता है यू वी फार्मूला, पहले यू एज इट इज़ यानी कि एक्स एज इट इज़, वी का इंटू में इंटीग्रेशन यानी कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस, पहली टर्म प्लस फिर ये माइनस आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन बढ़ाना है, इसका इंटीग्रेशन। तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 इंटू में इसका इंटीग्रेशन, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एन एक्स का साइन एन एक्स अपॉन एन, पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। इसमें लिमिट रखेंगे, साइन वाली टर्म तो अभी बताया था, दोनों लिमिट रखने पर 0 होगी, तो बाकी बचा टर्म बस लिख लेंगे एक्स कॉस एन एक्स। अब इसमें लिमिट रखेंगे एक बार पाई, तो आ जाएगा पाई कॉस एन एक्स, और 0 रखने पर 0, तो बी एन की वैल्यू हमारी बनती है -2 अपॉन एन -1 की पावर एन। तो इस तरीके से हमारा ये क्या सॉल्व हो गया, बी एन भी सॉल्व हो गया। अब हम इसमें यहाँ देखें तो बी एन सिंप्लीफाई होने के बाद ए एन बी निकल गया, ए नोट बी ए एन बी फार्मूले में रख देते हैं। फोरियर सीरीज़ का फार्मूला क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समीशन एन गोज टू 1 टू इन्फिनिटी वे एन कॉस एन एक्स प्लस समीशन एन गोज टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ए नोट हमारा कितना आया था, ए नोट की वैल्यू हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी, 2 पाई स्क्वायर बाई 3 आया था माइनस का, तो वो हमने यहाँ पर रखी, 2 से 2 कट गया तो ये वैल्यू है। ए एन की वैल्यू -4 अपॉन एन स्क्वायर आई थी इंटू -1 की पावर एन, वो रख दी। बी एन की वैल्यू अभी -2 अपॉन एन इंटू -1 की पावर एन साइन एन एक्स, वो रख दी। तो ये हमारी रिक्वायर्ड सीरीज होगी। इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो सिग्मा सॉल्व करके लिख सकते हैं। एक बार एन की जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, -4 अपॉन एन की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा भाई, 1 रखेंगे -1 की पावर, ये 1 आ जाएगा, यानी कि -1 बनेगा और ये +4 हो जाएगा, और एन 1 रखेंगे cos x, तो 4 cos x अपॉन 1 स्क्वायर। इसमें 2 रखेंगे तो क्या आएगा, -4 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू -1 की पावर 2 +1 इंटू cos 2x। 3 रखेंगे ये बनेगा। ऐसे ही फिर इसमें n 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 sin x अपॉन 1। 2 रखेंगे तो 2 sin 2x अपॉन 2। 3 रखेंगे तो 2 sin 3x अपॉन 3, अल्टरनेट प्लस माइनस। तो ये हमारी सीरीज़ बनकर तैयार होगी। इसमें से हमने 4 कॉमन ले लिया, इसमें से 2 कॉमन लिया। अब हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था उसमें के साथ साथ एक ये रिजल्ट भी प्रूफ करना था, 1/1 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर अल्टरनेट प्लस माइनस इक्वल टू π²/12 चाहिए था, और स्क्वायर वाली चाहिए अल्टरनेट प्लस माइनस। पर यहाँ पर हमने सॉल्व जो किया है इसमें वैल्यू आ तो रही है, पर इसमें स्क्वायर वाली टर्म ये आ रही है, अल्टरनेट प्लस माइनस भी आ रहे हैं या, और ये भी टर्म आ रही है, पर हमें तो सिर्फ ये चाहिए, तो इसका मतलब ये पार्ट 0 होना चाहिए, ऐसा कुछ वैल्यू यहाँ पर रखनी होगी। तो ये 0 करने के लिए हमने x क्या रख दिया, 0, क्योंकि x 0 पर साइन 0 0 हो जाएगा ना, और ये टर्म 0 हो जाएगी, तो इसलिए x = 0 दोनों तरफ रिप्लेस कर दिया। जैसे x 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और इधर -π²/3, ये 0 रखने पर cos 0 जो कि 1 होता है, ये सारे 1 1 1 हो जाएंगे, तो ये बनेगा -0 = -π²/3 4 इंटू 1/1 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, और ये टोटल 0। इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर, तो 4 इंटू 1/1 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर = π²/3, 4 डिवाइड में चला जाएगा और ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। 5 के बी पार्ट में कहता है फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर f(x) = x - 1 टू द होल स्क्वायर इन द इंटरवल 0 से 1, और ये सीरीज़ का सम हमें π²/8 प्रूफ करना है। तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़, तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ का फार्मूला क्या होता है, f(x) इक्वल फार्मूला होता है a0/2 प्लस समीशन n गोज़ टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n πx अपॉन l, ये फार्मूला होता है। इसके लिए हमें l फाइंड आउट करना होता है। l किसके एक होता है, लेंथ ऑफ इंटरवल का हाफ। तो इंटरवल हमारा कितना कितना है, यहाँ से 0 से 1, तो इसका हाफ हो जाएगा। लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे निकलती है, अपर एंड माइनस लोअर, यानी कि 1 - 0 l की वैल्यू हो, लेंथ की वैल्यू हो जाएगी, इंटरवल की लेंथ 1 - 0 अपॉन 2 करेंगे तो l आएगा। तो वो l हमें रखकर यहाँ से फोरियर सीरीज इसकी बना लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम देखें
तो क्वेश्चन हमारा ये था एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इंटरवल 0 से 1 था, और ये फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ निकालनी थी और ये सीरीज़ प्रूफ करनी थी। तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ के लिए मैंने बताया सबसे पहले एल की वैल्यू चाहिए होती है फार्मूले में। एल क्या होता है? लेंथ ऑफ इंटरवल। ठीक है, हाफ रेंज में एल इजिकल टू होता है लेंथ ऑफ इंटरवल। फोरियर सीरीज़ में अगर 0 से पाई, 2 पाई या माइनस पाई से पाई नहीं है, नहीं इंटरवल है, तो उसमें एल की वैल्यू इंटरवल की लेंथ का हाफ होती है। ध्यान रहे, हाफ रेंज में इंटरवल की लेंथ का हाफ नहीं करना है एल निकालने के लिए, और फोरियर सीरीज़ अगर होती तो एल निकालने के लिए इंटरवल की लेंथ का हाफ करना पड़ता। बस उल्टा है, हाफ रेंज है तो हाफ नहीं करना है। तो एल किसके इक्वल होगा? लेंथ ऑफ इंटरवल के, सीधा सीधा। इंटरवल 0 से 1 का था, इंटरवल की लेंथ कैसे निकलती है? अपर एंड माइनस लोअर एंड, 1 माइनस 0, तो लेंथ ऑफ इंटरवल आ गया 1, यही हमारे एल की वैल्यू हो जाएगी। और कोसाइन सीरीज़ का फार्मूला होता क्या है? एफ एक्स इजिकल टू ए नॉट बाई टू प्लस समीशन एन गोज टू 1 टू इन्फिनेटिव ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल। एल हमारा कितना है यहाँ? 1, वो हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारा इक्वेशन 1 बन गई हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ का। ठीक है, ये हमने कंसिडर किया। इसमें ए नॉट और ए एन की रिक्वायरमेंट है। ए नॉट का फार्मूला क्या होता है? ए नॉट का फार्मूला होता है 2/L, जो भी लिमिट दी है क्वेश्चन में 0 से 1 वो रखते हैं, इंटू एफ एक्स डी एक्स। तो 2/L, एल क्वेश्चन में कितना हमारा अभी निकाला था? 1, और एफ एक्स कितना था? एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, एक्स की पावर एन वाले फार्मूले से इंटीग्रेट कर देंगे तो पावर फार्मूला क्या कहता है कि पावर में एक प्लस हो जाएगा और वही डिवाइड में आ जाएगा। तो एक्स माइनस 1 की पावर 3/3, इसमें अपर लिमिट 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 रखेंगे तो 1/3 माइनस का, और लोअर लिमिट का एक माइनस, तो प्लस 1/3। सिंप्लीफाई करके ए नॉट 2/3 आ गया। तो इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इसमें वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए एन की। ए एन का फार्मूला क्या होता है? 2/L इंटीग्रल, जो भी क्वेश्चन में लिमिट दी है 0 to 1, एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। अब ये फार्मूला होता है। तो इसमें एल हमारा क्या था? अभी स्टार्टिंग में निकाला था L1, तो वो रख देंगे, और ये एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर दी है, वो रख दिया, और एल की वैल्यू 1, तो ये हमारा फार्मूला फॉर्म बन गई। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेट करने के लिए मैंने आपको अभी बताया यूवी फार्मूला लगाना होता है जब भी पावर फॉर्म एक फंक्शन हो एक्स की पावर की फॉर्म में। तो ये टोटल एक्स की पावर की फंक्शन पावर फॉर्म में है, तो इसे यू लेंगे और इस वाले को वी कंसिडर कर लेंगे, और जब इसको यू और वी कंसिडर कर लेंगे तो उसके बाद हम इसमें यू वी फार्मूला इंटीग्रेशन का लगा देते हैं। आपको मैंने बताया यू वी फार्मूले में पहले यू एज इट इज़ रहता है, यानी कि ये फंक्शन एज इट इज़। इसका इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एन एक्स एन साइन होता है, और जो एंगल में एक्स के इंटू में है वो डिवाइड में आएगा। तो एंगल में एक्स के इंटू में कितना है? एन पाई, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, माइनस, पहली टर्म प्लस फिर माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ? 2 पावर आगे आ जाएगी, एक्स की पावर एन फार्मूले से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू में आ जाएगा, और पावर में से एक माइनस, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1, फिर इंटू इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एन पाई एक्स आएगा, अपॉन में एक्स का क्वेश्चन यानी कि एन पाई और आएगा, और पहले से एक एन पाई था तो एन पाई का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस, फिर से इसका डिफरेंशिएशन बताया ना, इसका तो डेरिवेटिव बढ़ रहा है हर बार, और इसका हर बार इंटीग्रेशन, जो टर्म है उसका नेक्स्ट में इंटीग्रेशन, फिर उसका नेक्स्ट में इंटीग्रेशन, ऐसे चल रहा है। तो इसका डेरिवेटिव हुआ 2 इंटू एक्स माइनस 1, आगे फिर डेरिवेटिव होगा तो 2, और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 1, 1 का 0, तो ये 2 इंटू 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। ठीक है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन, तो वो हमने इंटीग्रेशन कर दिया। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेट करके वैल्यू, उसके बाद अब हम इसमें लिमिट रखेंगे। तो हमारे पास लिमिट 0 और 1 है। मैंने आपको बताया साइन वाली टर्म में टेंशन ही नहीं लेनी, तो क्वेश्चन को लेंदी ना होने के हो, इसलिए आप क्या करना है, बस ऐसे एरो लगाकर क्वेश्चन में लिख देना 0 एट लिमिट। तो 1 रखेंगे तो भी 0 आएगा, क्योंकि साइन एन पाई 0 होता है, और साइन 0 भी 0, और 0 रखेंगे तो भी, तो ये 0, तो इंटू में ये टर्म सारी ही 0, तो हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू बचती है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सिर्फ ये बचा 2 इंटू एक्स माइनस 1 कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई। अब इसमें एक बार अपर लिमिट रखेंगे एक्स की जगह पर 1, और एक बार 0, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग सब 0, तो ये टर्म 1 पर तो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉस 0। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सिंप्लीफाई करके हमारा ए एन निकल आया 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब हाफ रेंज का जो फार्मूला था वो क्या था? ए नॉट बाई 2, और ए नॉट हमारा 2/3 था, तो ए नॉट बाई 2 हो जाएगा फिर 1/3, प्लस समीशन एन गोज टू 1 टू इन्फिनेटिव
ए एन हमारा 4/n² पाई स्क्वायर आया ये, इंटू कॉस n पाई एक्स बाई एल, एल हमारा 1 था तो n पाई एक्स। ये हमारी फोरियर सीरीज़ हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ बन गई। इसमें n1 2 3 4 रखेंगे तो ये 4/π² कॉमन आ जाएगा, और n1 रखेंगे तो कॉस पाई एक्स बचेगा अपॉन 1², 2 रखेंगे तो कॉस 2πx अपॉन 2², 3 रखेंगे तो कॉस 3πx अपॉन 3², सो ऑन, और 4/π² सब में से कॉमन। तो ये हमारी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ बनी। क्वेश्चन में इसके अलावा भी कुछ पूछा था। क्वेश्चन में हमसे ये अल्टरनेट सीरीज़ भी सम पूछा है, 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5², ओड वालों का स्क्वायर का सम π²/8 प्रूफ करना है। तो इसको कैसे करना है, तो भैया ये बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ ओड वाली टर्म, और इसमें इवन ओड दोनों आ रही है। तो एक काम करते हैं, इसमें अगर हम पूरे में एक बार x = 0 रख दें, तो जैसे ही हम x = 0 दोनों तरफ रखेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1/3 4/π², x 0 रखने के बाद cos 0 1 होता है तो 1/1² बनेगा, यहाँ cos 0 1 फिर से हो जाएगा तो 1/2² 1/3², ये टोटल आ गया। इसको इधर ले जाएंगे तो ये 2/3 = 4/π² ये बन गया। पर क्वेश्चन में तो ये 1/1² 1/2² 3² सब आ रहा है, और क्वेश्चन में सिर्फ ओड वाले चाहिए, तो इसका मतलब ये इवन वाले कैंसिल आउट होने चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस बार इसी सीरीज़ में x की प्लेस पर 1 रख दिया। जैसे ही 1 रखेंगे तो ये 1 - 1 0 बन जाएगा, यहाँ पर ये बनेगा 1 रखने पर 1 - 1 0 बन जाएगा, है ना, और ये हमारा 1/3 बचेगा, उसे हम इधर ले जाकर लिख दिया -1/3 4/π², 1 रखेंगे तो cos पाई, 1 रख रहे हैं x की जगह पर तो cos 2π cos 3π ऐसे बनेगा। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, cos 2π की +1, cos 3π की -1, अल्टरनेट +1। अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें सिर्फ कौन से वाले चाहिए, ओड वाले। तो ओड वाले बच जाएँ उसके लिए इन दोनों इक्वेशन में क्या किया जाए भाई, इन दोनों इक्वेशन में अगर ओड वाले बचाने तो इसमें से इसे माइनस कर दें, तो हमारे इवन वाले 1/2² 1/4² कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 हम कर लेते हैं। जैसे ही हम इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करेंगे तो 2/3 + 1/3 = 4/π² कॉमन आ जाएगा, और ये सीरीज़ बन जाएगी। और इसे 2 कॉमन लेंगे तो 8/π² इंटू 1/1² प्लस 1/3² सो, और हमें इसी का सम चाहिए तो इसको इधर ले जाते हैं, π²/8, ये हमारा सम प्रूफ हो गया। यही क्वेश्चन में प्रूफ करने को कहा गया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट डिस्कस करते हैं। कहता है डिटरमाइन एन एनालिटिक फंक्शन f(z) = u + iv इन टर्म्स ऑफ z हुज रियल पार्ट u हमें गिवन है e⁻x इंटू x cos y माइनस y sin y, और ये भी गिवन है f1 किसके इक्वल है, e के। यानी कि फंक्शन का रियल पार्ट u हमें गिवन है और फंक्शन f(z) इन टर्म्स ऑफ z हमें फाइंड आउट करना है। करते हैं तो पहले वर्किंग स्टेप्स जान लेते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है कि विनले थॉमसन मेथड में अगर फंक्शन का रियल पार्ट गिवन हो और f(z) को हमें इन टर्म्स ऑफ z फाइंड आउट करना हो, तो सबसे पहला स्टेप में हमें u गिवन है तो del u अपॉन del x निकालेंगे, और जो डिफरेंशिएशन पार्शियल x के रेस्पेक्ट में करके वैल्यू आएगी उसको हमें लेट करना है φ1xy। ऐसे ही u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा उसको हमें लेट कर लेना है φ2xy। इस तरीके से वैल्यू φ1 φ2 हमें xy मिल जाएगी। उसके बाद स्टेप 2 में जो ये φ1 φ2 आए उसमें x की जगह पर z रख देंगे, y की जगह पर 0 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, किसमें φ1xy और φ2xy में, जिससे कि हमें वो क्या बन जाएगा, x की जगह पर z y की जगह पर 0 रखें तो φ1z0 और φ2z0 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर फाइनल स्टेप 3 से हमें मिलने थॉमसन मेथड से आंसर f(z) मिल जाएगा। क्या फार्मूला है f(z) का, f(z) = इंटीग्रल φ1z0 dz माइनस i φ2z0 dz + c। तो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर u गिवन था, तो इसके लिए हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा x के रेस्पेक्ट में पहले, तो del u अपॉन del x सॉल्व किया। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में करने पर ये y वाला जब डेरिवेटिव करेंगे तो दोनों में x इन्वॉल्व है तो प्रोडक्ट रूल लगेगी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव, फिर प्लस ये एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव, e⁻x एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अंदर करेंगे इसका, तो x इंटू कॉस वाई में cos y कॉन्स्टेंट एज इट इज़ और x का इंटू में आ जाएगा 1, माइनस इसका x के रेस्पेक्ट में करें पार्शियल तो y है ये कांस्टेंट रहेगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिर प्लस ये एज इट इज़ e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, इसमें से e⁻x हमने कॉमन ले लिया तो ये टर्म बनी, ये जो भी आया इसे हमने क्या लेट कर लिया φ1। फिर इसी तरीके से हमें del u अपॉन del y निकालना होगा, तो इसको u की वैल्यू ये थी, इसको हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं इस बार,
तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो दो टर्म की इंटू तो है, पर इसमें ये y इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। तो डेरिवेटिव में कांस्टेंट अगर इंटू में होता है तो वो टोटल के बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ जाएगा। सिर्फ अब इसका डेरिवेटिव करना, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x cos y का, तो x कांस्टेंट है बाहर, cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y, माइनस इसमें दो की प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा डिफरेंशिएशन का, कि पहले y का डेरिवेटिव वो 1 हो जाएगा इंटू साइन वाई, फिर प्लस और फिर साइन वाई एज इट इज़, साइन वाई एज इट इज़ साइन वाई का कॉस वाई, पर बाहर माइनस है तो दोनों माइनस के आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइव टू आ गया। उसके बाद फिर स्टेप 2 मैंने आपको बताया कि x को z से रिप्लेस करना है और y को 0 से रिप्लेस करना है, तो वही हमने किया, x को z से रिप्लेस कर दिया फाइव 1 की वैल्यू में और फाइव 2 की वैल्यू में भी करेंगे। फाइव 1 की वैल्यू में जहाँ भी हमें x दिख रहा है, ये हमारा फाइव 1 xy था, इसमें x की जगह पर z रख देंगे, y की जगह 0, तो x की जगह z, y की जगह 0 रखा तो इधर आ जाएगा फाइव 1 z 0, इधर भी रखेंगे तो x की जगह पर z e की पावर z आ जाएगा, y की जगह पर 0 रखना cos 0, x की जगह पर z, y की जगह पर 0 तो cos 0, माइनस ये y 0 रखें तो 0 इंटू समथिंग 0, सिंप्लीफाई करके क्योंकि cos 0 1 होता है तो 1 प्लस z ये बनेगा, तो e की पावर z इंटू 1 प्लस z, फाइव 1 z 0 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हमें फाइव 2 xy जो वैल्यू थी ये वाली थी, इसमें भी x को z और y को 0 से रिप्लेस करेंगे, जहाँ जहाँ x से z रख देंगे और y को 0 तो ये हमारी वैल्यू बन जाएगी e की पावर z, y को 0 रखा तो साइन 0, ये 0 इंटू समथिंग सब 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी y 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, ये भी 0, y 0 रखेंगे ये भी 0, तो ये टोटल ही क्या हो गया 0 इंटू e की पावर z 0 हो गया, तो फाइव 2 0। अब मिलने थॉमसन मेथड से हम एफ निकाल सकते हैं। मिलने थॉमसन मेथड क्या कहता है, एफ किसके बराबर होता है, इंटीग्रल फाइव 1 z 0 डी जेड माइनस आई फाइव 2 z 0 डी जेड प्लस सी। फाइव 1 z 0 हमारा कितना था, e की पावर z इंटू 1 प्लस z, और फाइव 2 हमारा 0 आया था। अब इसको, ये तो टर्म ही 0 हो गई, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अभी बताया यू वी फार्मूला लगाते हैं, इसको u मान लेंगे क्योंकि ये फंक्शन x की पावर n की फॉर्म में, z की पावर n की फॉर्म में, तो इसे u और इसको v। यू वी फार्मूला इंटीग्रेशन का क्या कहता है, पहले u एज इट इज़ v का इंटू में इंटीग्रेशन, यानी कि पावर z का इंटीग्रेशन e की पावर z, फिर प्लस पहली टर्म फिर अगली माइनस, इसका डेरिवेटिव बढ़ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का 0 और z का 1, तो 0 प्लस 1 यानी कि 1 आएगा, इनटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर z का, कितना होगा e की पावर z, तो ये हम सिंप्लीफाई करें e की पावर z के अंदर इंटू करें तो e की पावर z प्लस z e की पावर z, और ये माइनस e की पावर z, तो e की पावर z प्लस का और ये माइनस का e की पावर z कट जाएगा, बचा z e की पावर z प्लस c। ये हमारा एफ आ गया। पर क्वेश्चन में एक बात और दी थी, F1 बराबर किसके इक्वल दिया था क्वेश्चन में, F1 बराबर हमारा E दिया था, वो क्यों दिया था, जिससे हम C निकाल सकें। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट C निकालने के लिए ये कंडीशन यूज़ करनी है, यानी कि Z की जगह पर 1 रखना होगा, तो दोनों तरफ Z की जगह पर 1 रख दिया जिससे ये बन जाए, तो Z1 रखेंगे तो ये आ जाएगा F1 इज इक्वल टू, यहाँ 1 रखेंगे e की पावर 1, ये e हो जाएगा प्लस c, तो ये F1 बराबर e प्लस सी आ जाए। और F1 किसके बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है e के, तो इसकी जगह पर e रिप्लेस कर देंगे तो e इज इक्वल टू ई प्लस सी आ जाएगा, और ये e से e कैंसिल, c बराबर 0 आ गया। अब ये c की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो एफ जेड निकल आया किसके इक्वल, z कोस जेड के, तो यही हमारा सॉल्यूशन हो गया रिक्वायर्ड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का बी पार्ट, क्वेश्चन कहता है फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट z इक्वल टू 0, -1, i ऑन टू w इज इक्वल टू i, 0, इन्फिनिटी। आल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द सर्कल मोड z इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन में हमें वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पता करनी है जो z बराबर 0, -1 और i की इमेज i, 0 और इन्फिनिटी बना देती हो, और हमें ये भी पता करना है कि यूनिट सर्कल मोड z इक्वल टू 1 की इमेज इस ट्रांसफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में क्या बनेगी। यानी कि पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन पता करनी है, फिर सर्कल की इमेज पता करनी है। करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें कहता है फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो z बराबर 0, -1 i को wi 0 इन्फिनिटी में मैप करता हो, और हमें इमेज निकालनी है सर्कल की मोड z इक्वल टू 1। तो पहले तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही निकालेंगे, और उसके लिए हम क्रॉस रेशो की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो क्रॉस रेशो की प्रॉपर्टी ये कहती है कि z प्लेन में अगर आपको 3 पॉइंट पता है, एक पॉइंट अपनी तरफ से z ले लेना है, z इसकी इमेज w बनती हो, z1 इसकी इमेज w1 बनती हो, z2 इसकी इमेज w2 बनती हो, z3 जिसकी इमेज w3 बनती हुई। तो ये 3 पॉइंट तो दिए होंगे, इधर एक z अपनी तरफ से लेना है। और फिर क्रॉस रेशो की प्रॉपर्टी ये कहती है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चारों पॉइंट ये जो बन गए z, z1, z2, z3 इनका, और w, w1, w2, w3 इनका क्रॉस रेशो इक्वल रहता है। क्रॉस रेशो क्या होता है अभी क्वेश्चन करते हुए मैं आपको बताऊंगा।
सबसे पहले तो Z1 क्या है, जो पहला पॉइंट दिया हुआ है Z की वैल्यू 0, Z2 -1, Z3 I। इधर W जो इमेज दी है वो W की वैल्यू है, W1 = I हो जाएगा, W2 0 हो जाएगा, W3 इन्फिनिटी। अब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है कि ये क्रॉस रेशो दोनों का इक्वल रहेगा, यानी क्रॉस रेशो को ऐसे डिनोट करते हैं ब्रैकेट में Z, Z1, Z3, Z4 इक्वल, ब्रैकेट में W, W1, W3, W4। ये क्रॉस रेशो कहलाता है इन 4 पॉइंट का, Z और Z1 और Z2 Z3 का, इधर W1, W2, W3 का। क्रॉस रेशो किसके इक्वल होता है भाई, इसका फार्मूला है, देखना है यहाँ पर कि पहले स्टार्ट से Z - Z1 ये ऊपर आएगा, फिर Z1 - Z2 ये नीचे चला जाएगा, फिर Z2 - Z3 ऊपर चला जाएगा, फिर Z3 - Z4 ये नीचे, ये माइनस ये, फिर ये माइनस ये नीचे, फिर Z2 - Z3 ऊपर, फिर Z3 - Z4 नीचे, ऐसे Z3 - Z नीचे, ऐसे यहाँ पर W - W1, फिर W1 - W2 नीचे, फिर W2 - W3 ऊपर आएगा, फिर W3 - W वो नीचे। इस तरीके से आपको चलना है, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरीके। तो Z - Z1 ऊपर, फिर Z1 - Z2 नीचे, फिर Z2 - Z3 ऊपर, फिर Z3 - Z4 नीचे, इस तरीके से। तो यहाँ पर Z1, Z2, Z3 और W1, W2, W3 की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी। पुट करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास बनकर तैयार हो गई। इसमें अगर हम देखें तो हमें W निकालना है, और ये यहाँ पर एक साइड हमारा इन्फिनेटिव भी आ रहा है। इन्फिनेटिव के लिए हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास पॉइंट्स इन्फिनेटिव भी बनते हैं तो हमें क्या करना होता है, इन्फिनेटिव को 1/0 लिखना होता है। इन्फिनेटिव को क्या लिखना होता है, 1/0। तो ये इन्फिनेटिव ऐसे हम 1/0 लिख देंगे, पर 0 ना लिख कर 0 की जगह T लिख देते हैं, और T टेंस टू 0 अलग से लिमिट लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी इन्फिनेटिव था तो इसे 1/0 लिख दिया, यानी कि 1/T, और T टेंस टू 0 अलग से। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसको एलसीएम लेंगे, T × 0 0 आ जाएगा, -1/T। इसका एलसीएम लेंगे तो T एलसीएम आ जाएगा, तो 1 - TW/T। ये एलसीएम वाला T और ये T कैंसिल आउट। बाकी हमारे पास जो वैल्यू बची उसमें हम T टेंस टू 0 रिप्लेस कर लेते हैं। तो जैसे ही हम T टेंस टू 0 रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, अब ये तो कट गया, अब T 0 रखेंगे तो क्या बचा यहाँ, W - I, यहाँ I बचा, और ये 0 - 1, और यहाँ T टेंस टू 0 अभी रखा नहीं है, अब रखेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये बना W - I/I × 1 - 0। सॉल्व करके हमारी ये वैल्यू, इधर ये हमारा चल ही रहा था Z × 1 + I/Z - I। क्वेश्चन में हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया, दैट मीन्स W की वैल्यू पता करनी है इन टर्म्स ऑफ Z। तो यहाँ पर W निकालना है, तो यहाँ से अब हमें W निकालना है, तो ये वाली टर्म हमने इस साइड रखी, बाकी इस साइड। अब W निकालना है तो पहले हमने W - I बराबर ये यहाँ से निकाल लिया, इसको इनटू में ले गए, ठीक है, -1 को उधर, इसको इनटू में ले गए, उसके बाद फिर -1 से को इधर -I है, उधर जाकर +I हो जाएगा, इसको प्लस कर दिया, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई करके W की वैल्यू। ये हमारी रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में mod Z = 1 सर्कल की इमेज क्या बनेगी। तो वो इमेज पता करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है कि इमेज किसकी पता करनी है, सर्कल की, जो mod Z = 1 है। और इमेज किस में बनेगी भाई, ये Z प्लेन Z में पॉइंट है तो उनकी इमेज किस में आनी चाहिए, W में। यानी कि इमेज बनानी है तो W में चाहिए, इसका मतलब ये Z को W में लाना होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, अब इससे पहले Z को W में लाएंगे, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, W बराबर Z में था, अब हम Z को W में लाएंगे, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, इसकी इसमें इसकी इसमें, तो W × Z - I = Z+1। हमें Z निकालना है, तो Z वाली टर्म सारी इस साइड लिया है, WZ - IW, और ये Z+1। अब Z वाली टर्म एक ये है और एक ये, सब इधर ले आए, बाकी सब दूसरी साइड। इनमें से Z कॉमन ले लिया, तो Z × W - 1 = 1 + IW, और यहाँ से Z ये डिवाइड में चला जाएगा तो Z = हमें मिल जाएगा, और ये Z मिल गया। तो अब हमें पूछा क्या गया था, इस सर्कल की इमेज चाहिए थी, mod Z = 1 सर्कल की इमेज। तो इमेज पता करनी है तो Z प्लेन की इमेज W में जाएगी ना, तो इसको Z की वैल्यू W की फॉर्म में जो निकाली है वो हम इसमें रख देंगे mod Z = 1 में। तो Z की जगह पर 1 + IW/W - 1 ये रख दिया = 1। पर W किसके इक्वल होता है, U + IV के, तो W की वैल्यू हमने रख दी U + IV। अब इसको मोड दो अलग अलग डिवाइड में, तो ये इधर इनटू में चला जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 - V + IU का मोड इक्वल U - 1 + IV का मोड।
ठीक है, इनटू करके बस रियल पार्ट अलग पहले लिख लिया है, इमेजिनरी पार्ट बाद। अब हम जानते हैं अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो उसका मोड किसके इक्वल होता है, अंडर रूट रियल पार्ट यानी कि x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कि y का, इमेजिनरी पार्ट मतलब i के इनटू में जो है उसका स्क्वायर। यहाँ पर हमारा रियल पार्ट क्या है 1 माइनस वी, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसका मोड निकालेंगे तो u का स्क्वायर अंडर रूट, प्लस अब इसका मोड निकालना है तो रियल पार्ट u माइनस वन वी वन का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो ये वैल्यू आ जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे होल स्क्वायर वगैरह तो हमें मिल रहा है v इक्वल टू यू। इसका मतलब जो इमेज है वो क्या बनेगी, सर्कल मोड z इक्वल टू 1 की वो लाइन बन जाएगी v इक्वल टू यू, ये रिक्वायर्ड इमेज हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा।